नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, कुदरती आफत कभी भी और कहीं भी नाजिल हो सकती है और अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जाने कि किसके लिए क्या चीज़ बेहतर है और कब क्या होना चाहिए। लेकिन मैं और आप अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में राज़ी रहने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अभी हम पाकिस्तान के हालिया सैलाब जिसमें 30 मिलियन से ज़ायद लोग डिस्प्लेस हुए, उस मुश्किल से नबर्द आज़मा हो रहे थे कि फरवरी की 6 तारीख को एक सख्त जलजले ने तुर्की और सीरिया की सरजमी को हिला के रख दिया। नाज़रीन, ये अल्लाह तबारक व तआला ही, जैसे मैंने कहा, वो बेहतर जानता है कि क्या इसके पीछे उसकी मंशा है। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते रातों रात हज़ारों की तादाद में लोग बेघर होना शुरू हुए। जब ये जलजले की खबर मुझे और आपको मिली तो शायद हमने थोड़ी देर की तवज्जो दी, लेकिन उसके बाद हम अपने कामों में लग गए और देखते ही देखते 1000 अमवात का जो नंबर था वो 10,000 पे ट्रांसफ़र हुआ, फिर 20,000 बना, फिर 40,000 बना। आज नाजरीन कहा जाता है कि 50,000 से ज़ायद लोग इस जलजले की नज़र हो चुके हैं। नाज़रीन, यकीनन ये नंबर 50,000 से बहुत ज़्यादा होगा। न सिर्फ ये लोग जो शहीद हुए इस जलजले के अंदर, उनके बारे में सोचे नाज़रीन, पता नहीं कितने लाखों लोग बेघर हो गए और कितने लोग इंजर्ड हो गए और कितनी फैमिलियाँ एक दूसरे से अलग हो गई। नाज़रीन, जहाँ ये हमारे भाई बहन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आजमाइश में डाला, वहीं मैं और आप भी इसी आजमाइश से गुजर रहे हैं कि जब हमने देखा कि हमारे भाई बहन इस मुश्किल का शिकार हैं, तो क्या मैंने और आपने आगे बढ़ के कोई काम किया, दुआ के लिए हाथ उठाए? हमने अपने माल से, अपनी जान से, अपने और ताल्लुकात से किस तरह से हमने अपने भाई बहनों की मदद करने की कोशिश की? नाज़रीन, यही वो सवाल है जिस पे हम आज बात करेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे नौजवान से कि जो अमेरिका में रहते हैं, इंडिया से जिनका ताल्लुक़ है, मॉडर्न वॉल आर्ट के फाउंडर भी हैं, ओनर भी हैं। नाज़रीन, इन्होंने किस तरह से ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल के साथ मिलकर चंद दिनों के अंदर 4 लाख अमेरिकन डॉलर से ज़ायद की रकम जमा की। न सिर्फ रकम जमा की, बल्कि ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल के साथ, जो कि एक इंटरनेशनल रजिस्टर्ड चैरिटी है, उनके साथ तुर्की में, सीरिया में जाके हालात का जायज़ा भी लिया और उन लोगों की मदद करने की कोशिश भी की। नाज़रीन, इस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा वेलकम करें हम सैयद अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, क्या हालात हैं? आप तुर्की से वापस भी आए हैं, बल्कि हम इस पर थोड़ा सा आगे ठहर के बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड भी दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पे आपकी रिहाइश है, और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इस मॉडर्न वॉल आर्ट के हवाले से भी बताएं। चूँकि हम चाहते हैं कि जो वॉलंटियरिज्म की जो बात हो रही है, जो जज्बा आपने दिखाया है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा आपके बारे में पता चले। ठीक है, मेरा नाम सैयद अब्दुल रहमान है। मैं जो इंडियन हूँ, लेकिन आई ग्रो अप, जो है ना, मैं सऊदी अरेबिया में बड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर 16 साल की उम्र में अमेरिका आया था। और मेरी सारी एजुकेशन हेल्थ केयर में है, लेकिन मेरा शौक आर्ट वर्क में होता था। तो अल्लाह ने जो है ना ब्लेस किया कि मुझे फिर मैं अपना मॉडर्न वॉल आर्ट, अपना इस्लामिक आर्ट का मैंने बिजनेस शुरू किया, जिसमें हम लोग 3D इस्लामिक आर्ट बनाते हैं। बल्कि हम लोग का जो बिजनेस है वो सारा कस्टमाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आप बता दो कि भाई मेरी इतनी बड़ी दीवार है, मेरी ये जगह है, हम उसके हिसाब से हम उसको जो है ना वॉल आर्ट बनाते हैं। तो मैं ये काम ऑलमोस्ट अभी 10 साल से कर रहा हूँ। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसको मैंने शुरू किया था ऑलमोस्ट 10 साल पहले, और साथ ही साथ हम लोग जो है ना उस पर चैरिटी भी साथ का साथ हम लोग जो है ना थोड़ी बहुत करते थे। लेकिन ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल के साथ हम उसको फिर वो काफ़ी बूस्ट अप हो गया उसके बाद, जब करना शुरू किया उनके साथ। देखिए, वो बात हुई है कि हम कहते हैं कि प्लेटफॉर्म की बड़ी अहमियत होती है। ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल, मुझे भी बड़ा फ़ख्र है कि मैं उस चैरिटी के साथ कई सालों से मुंसलिक हूँ, और जो है वो रहमान साहब, आप भी कई सालों से अब ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल के साथ काम कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म की जो हैसियत है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो अहमियत बड़ी रखती है, लेकिन साथ ही साथ जो आपका अपना जज्बा है एज अ वॉलंटियर, और इस पर भी थोड़ी सी बात करें कि लोग अक्सर तनकीद करते नज़र आते हैं कि जी सोशल मीडिया का इस्तेमाल और सोशल मीडिया बेकार है और बड़ा वक्त का ज़िया है। लेकिन मैं लोगों को यही बात समझाता हूँ कि सोशल मीडिया की बहुत सारी अफादियत भी है, लॉट ऑफ इफेक्टिवनेस। क्या बताएंगे आप हमें, जो आपने कहा 10 साल पहले आपने अपना इंस्टा का अकाउंट शुरू किया, आज आपकी क्या फॉलोइंग है और वो फॉलोइंग किस तरह से खैर के काम के लिए जो है वो काम आती है?
मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपनी फैमिली का बोलूँगा कि मेरी ग्रैंडफ़ादर और मेरे फ़ादर जो ना चैरिटी में बहुत वो करते थे। चैरिटी के लिए वो मेरे डैड बस चलाते थे जिसमें हम लोगों को दमाम से उम्रा लेके जाते थे और जो भी पैसे उसके बनते थे वो हम लोग हैदराबाद में एक गर्ल्स स्कूल था जो गरीब लड़कियां पढ़ती थी, हम वहाँ पर डोनेट करते थे। वो पैसे आज की रकम में $1000 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि ये मैं अपने डैड को इस तरीके से मैं बड़ा होते हुए देखा है। उसके बाद जब मुझे सोशल मीडिया में आया तो जब हमने स्टार्ट किया तो हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करता है, तो मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेकिन बहुत ही जल्द मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए। अब करीब मेरे ऑलमोस्ट 2 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और दूसरे टिकटॉक पे भी 70,000 और अपने फेसबुक पे भी 34। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है ना अच्छे खासे ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं। लेकिन मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम या कोई भी आपका सोशल मीडिया हो, ये एक टूल है। आप टूल को इसको किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप अच्छाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप बुराई के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छाई के लिए यूज कर सकते हैं, मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा इस टाइम पे पावरफुल टूल है। आप देखें कि हम HCI की मदद से हमने 4 दिन में हमने $4 लाख कलेक्ट किए, और डोनेशंस हर जगह से आ रही थी। इंडिया से भी आ रही थी, पाकिस्तान से भी आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया, यू नेम द कंट्री, वहां से हमें डोनेशन आ रही थी। जब मेरे अब्बू करते थे तो हम लोग डोर नॉकिंग जो होता है ना कि घरों पे जाके वो करते थे, अब ये जो सोशल मीडिया ने ये इतना आसान कर दिया है कि हम लोगों को दिखा सकते हैं लाइव क्या हो रहा है, हम कैसे जो है ना उनके साथ है। जब मैंने और हसन ने ट्रैवल किया तो हम लोगों को दिखा रहे थे कि कंडीशंस क्या है लाइव, और लोग जब देख रहे थे उनको लगा कि भाई एक फेमिलियर फेस वहां पर ग्राउंड पे है, और वो दिखा रहे हैं। ये नहीं कि न्यूज चैनल से देख रहे हैं या दूसरे सोर्सेस से, वो सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। और उन्होंने मुझे पहले मेरे आर्ट के साथ देखा है, तो उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि भाई ये बंदा टर्की में पहुंचा हुआ है और ये दिखा रहा है कि किस कंडीशन है। उससे क्रेडिबिलिटी जिसकी आप बात कर रहे थे वो ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है। और आपने कहा कि 4 दिनों में अल्लाह के फजल से जो है वो देखते ही देखते $4 लाख अमेरिकन डॉलर की रकम जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए और ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है वो जमा कर ली गई। इस पर आपको मुबारकबाद भी देते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। मैं चाहूँगा, हम बात कर रहे हैं तुर्की की, ये जो पैसे भी जमा हो रहे थे और साथ ही साथ आपने जो है वो हसन वादी के साथ, ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल के साथ तुर्की का रुख किया, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा तुर्की के हालात बताएं। लेकिन उससे पहले जो आपकी एक वीडियो है, क्यों ना अपने नाजरीन को वो दिखाते हैं। गो के शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा कि जो आज तुर्की के हालात से, सीरिया के हालात से वाकिफ नहीं होगा, लेकिन नाजरीन जो इनके कैमरे ने, रहमान भाई के कैमरे ने जो देखा, आइए आपको वो दिखाते हैं। रहमान साहब, ये जो क्लिप अभी हमने अपने नाजरीन को दिखाया, इसके अंदर आप बता रहे थे कि लोग अपने सर्वाइवर्स को तलाश कर रहे हैं। जब आप वहां पे पहुंचे, हमने सुना कि पूरे के पूरे शहर जो है वो उजड़ गए हैं, तो क्या मंजर था? अपनी जबानी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं बोल सकता हूं कि इस तरह था जैसे वॉर जोन होता है। वॉर जोन में जैसे आप देखते हैं ना, सारी के क्रश हुई होती है बिल्डिंगें, उस तरीके से आप जहां नजर करें, चाहे लेफ्ट राइट, वहां पर आपको क्रेन दिखेगा, एम्बुलेंसेस दिखेंगी और एक टीम दिखेगी रेस्क्यूअर्स की कि वो तलाश कर रहे हैं। तो एक ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग गिरी है, पूरा शहर गिरा हुआ है, और जहां पर भी आप देखोगे आपको हर जगह क्रेन नजर आने। तो हम रेडी थे, और उसने हमें बोला कि खाने में तुम्हें सिर्फ गैस स्टेशन पे अगर कुछ मिल जाए तो बस वही सही है, वरना तुम्हें कहीं कुछ होटल नहीं, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर हो गए थे। उसने मुझे एक एप्पल दिया था, तो उसने बोला था कि ये मैं खा रहा हूँ, तो ये तुम भी एक रख लो। तो उसने मुझे एप्पल दिया था जिसकी गाड़ी में हम लोग रेस्ट करने वाले थे। लेकिन फिर हम लोग मस्जिद गए, और वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 200 फैमिलीज उस मस्जिद में जो है ना रेफ्यूज कर रहे थे। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम उनके साथ ही रहेंगे, और हमने हमारे सब जो है ना मस्जिद पे बिल्कुल जैसे जमीन पे सो रहे थे, किसी के पास ब्लैंकेट नहीं है, किसी के पास बिल्कुल जिस तरीके से किसी ने उनको डिस्प्लेस कर दिया। और वो लोग ऑलमोस्ट 2 दिन, हम तो तीसरे दिन पहुंचे थे वहां पर, 2 दिन से वो लोग, उनका वही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जब हम मस्जिद में थे, टर्की के ऑफिशियल्स ने आके हमें बोला कि ये मस्जिद भी गिर सकती है। तो हमें बता दिया कि तुम इवैक्यूएट कर दो, क्योंकि ये मस्जिद भी गिर सकती है। तो लेकिन जब मैंने नीचे देखा, मैंने बोला यहाँ पर 200 फैमिलीज है, इतने सारे बच्चे हैं, हमें नहीं लगा कि हम छोड़ के जा सकते हैं उनको।
क्या बात है, कोई भी स्ट्रक्चर महफूज नहीं, तो इंसान जाए तो कहाँ जाके अपना सर छुपाए। रहमान साहब, जब आपने मुझे वो वीडियो भी दिखाई, मैं चाहूँगा अपने नाजरीन को भी उस वीडियो को दिखाएं ब्रेक पे जाने से पहले, कि जिस बच्चे के हवाले से आपने कुरान करीम के हवाले से बात बताई वो भी थोड़ा सा जिक्र करें, और उसके बाद हम वो वीडियो अपने नाजरीन को दिखा के ब्रेक पे जाएंगे। तो वो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि एक 9 साल का बच्चा हेडफोन्स लगाए हुए जो है ना आईपैड के सामने है। तो मैं उसके उतना करीब नहीं गया, लेकिन उसकी अम्मी जो थी वो इंग्लिश बोलती थी। तो मैंने अम्मी से पूछा क्या क्या कर रहा है। तो उसकी अम्मी ने बताया कि ये मेरा बच्चा एवरी डे कुरान पढ़ता है, एवरी डे ये कुरान मेमोराइज करता है। इसने सूरह बकरा मेमोराइज कर लिया और अब वो कुरान पढ़ता है। और जब डिस्प्लेस हो गए तो यहाँ पर आ गए, डिस्प्लेस होके घर से यहाँ पर आ गए, लेकिन इसने कुरान नहीं छोड़ी। इसने बोला कि मैं चाहे घर हो ना हो मैं अपना कुरान पढ़ूंगा और मैं अपना कुरान का। तो उसने अपने हेडफोन्स लगा के, जबकि सारे दूसरे बच्चे खेल रहे थे कूद रहे थे, वो बैठ के कुरान पढ़ रहा था। ये बिल्कुल ही जो है ना मेरे लिए एटलीस्ट इतना अवेकनिंग थी कि भाई हम लोग इतने आराम से रहते हैं, हम लोग के पास इनके मुकाबले उतनी कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते। जितना जो है ना ये 9 साल के बच्चे का ईमान इतना स्ट्रांग है कि ये जो है ना ऐसे हालात में भी इसने कुरान को नहीं छोड़ा, जबकि हम लोग अगर होते तो पहले कुरान छोड़ देते और दूसरी चीजों की तरफ चले जाते। सही बात आपने की। नाज़रीन, आप ये वीडियो देखिए जिस बच्चे का ये रहमान साहब जिक्र कर रहे हैं, और इसके साथ ही हम नाज़रीन ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां ये इतनी बड़ी आफत है कि नाज़रीन कि जिसको हुकूमत क्या बल्कि दुनिया की ताकतों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है कि इस स्केल के ज़लज़ले से किस तरह से तुर्की और सीरिया के लोगों को बाहर निकाला जाए और उनकी रिहेबिलिटेशन का काम किया जाए जो सालों पर मुहित होगा। ऐसे पूरे सिनेरियो के अंदर ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल या और जो चैरिटीज़ दुनिया भर में काम कर रही हैं, उनका क्या रोल है और वो किस तरह से जो है वो अपना किरदार मौसर तरीके से अदा कर सकते हैं आपके ताबून से। नाजरीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा और इस बच्चे की वीडियो ज़रूर देखें। नाज़रीन, वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं तुर्की और सीरिया में होने वाली जो ज़लज़ले से होने वाली जो तबाहकारियाँ हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये आजमाइश है, मैंने और आपने उसकी रज़ा में राज़ी रहना है, लेकिन साथ ही साथ मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम अपने परेशान हाल भाई बहनों की मदद कर सकें। आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न वॉल आर्ट के फाउंडर एंड CEO जनाब सैयद अब्दुल रहमान साहब से, कि जिन्होंने 4 दिनों के अंदर ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल के साथ मिलकर $4 लाख रेस किए तुर्की और सीरिया के परेशान लोगों की मदद करने के लिए, और साथ ही साथ फौरी तौर पे इन्होंने तुर्की का रुख भी किया और उस इलाके में जो तुर्की और सीरिया का जो बॉर्डर है, जो इलाका हते का रीजन है, रिहानेली और जो गाजी अंतब का जो रीजन है, वहाँ पे जहाँ ये तबाहकारियाँ हुई नाजरीन, पहले तो 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और चंद दिनों के बाद आफ्टर जो शॉक्स होते हैं वो भी नाजरीन आए। पता नहीं, अल्लाह जाने कि कितने लोग इस वक्त परेशानी का वहाँ पे शिकार हैं। बात को जारी करते हैं। अब्दुल रहमान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले उस बच्चे की भी हमने वीडियो प्ले की, मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम इस हवाले से बात करें कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने वहाँ अपनी आंखों से देखा कि जो टीवी दिखा रहा है वो तो एक चीज़ है, और जो अपनी आंखों से आपने देखा स्केल इज़ टू बिग एंड वाइड। तो ये तो सालों पे मुहित एक चैलेंज है। इसमें जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहाँ पे आके फिट होती हैं? ठीक है, एक चीज तो आपको टीवी जो नहीं दिखा रहा वो मैं आपको बता देता हूँ कि टीवी दिखा रहा है कि बिल्डिंगें गिरी है और लोग डिस्प्लेस हो गए। टीवी ये नहीं दिखा रहा कि जिसकी बिल्डिंग इंटैक्ट है वो भी डिस्प्लेस हो गए, क्योंकि हमें जिनकी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑफिशियल्स को पता नहीं कि ये स्ट्रक्चरल डैमेज कितना है, और उनको वो एनालाइज करने में महीनों लग सकते हैं, शायद साल भी। और जब और उनके गवर्नमेंट के पास प्लान नहीं है कि अभी वो क्या करें इन लोगों का, जो कि मस्जिद में, बस स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे बैठे जो है ना, जो अपन वहां पर वो लोग सो रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, वॉशरूम्स नहीं है। तो चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो उनका काम बहुत बड़ा है यहाँ पर। वो ये नहीं है कि सिर्फ डिजास्टर रिलीफ करके वो चले जाएं, वो क्योंकि ये दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। और उनको जो चैरिटी जैसे ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल है, इनका 4 लेवल का इनका जो है ना प्लान है, जिसमें ये पहले एनालाइज करेंगे,
उसके बाद ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे कि कहाँ कहाँ खाने की जरूरत है, कहाँ मेडिसिन की जरूरत है, कहाँ कपड़ों की जरूरत, कहाँ ब्लैंकेट। तो उस तरीके से इसको ये जो है ना फैलाएंगे ओवर द स्पैन ऑफ रिकवरी। तो स्पैन ऑफ रिकवरी, तो वो नाजरीन जो हमें देख रहे हैं अमेरिका में, कनाडा में या दुनिया में जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस मूवमेंट का हिस्सा बने, वो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया, उनका बहुत शुक्रिया, और उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और जो अभी तक सोच रहे हैं कि यार मैं कल सोचूंगा, कल देखूंगा, कोई और कर लेगा, उनके लिए आपका क्या पैगाम है अगर वो इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं? देखिए, ये जो है ना ये मुस्लिम चैनल है और हम लोग खुद बोलते हैं कि जब हम लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह हमें 10 गुना इस दुनिया में और आखिरत में, इससे 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 जो है ना, और ये प्रॉमिस है अल्लाह का, ये नहीं कि मैं दे दूंगा या नहीं, मैं डिसाइड करूंगी, ये प्रॉमिस है। और ये हमारे लिए जो है ना, हम लोग, मैं लोगों को बोलता हूँ तुम स्टॉक्स में डालते हो, तुम इधर पैसे डालते हो दूसरी चीजों में जिसमें तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा फायदा होगा या नुकसान होगा। जिस चीज को अल्लाह प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हें दूंगा, उसमें कोई कोई हमें वो नहीं। और चाहे आपके पास आप गरीब हो या अमीर हो, मैं लोगों को हर वक्त ये इंकरेज करता हूँ, आप कभी भी मेरा कोई भी सोशल मीडिया पे देखो कि $1 दो, अगर दे सकते हो तो एक $1 भी दे दो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन लाइक आपका जो इन्वॉल्वमेंट है दैट मैटर्स। ठीक है, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप $1 दो और जो है ना आप कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि ये एक डॉलर जो है ना बहुत आगे जाएगा और बहुत इंशाल्लाह जो है ना इससे ये लोगों का फायदा होगा। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही, इंटेंशन मैटर करती है, डॉलर वैल्यू ज़ाहिर है वो जितना आप देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसमें मुझे ये बताएं रहमान साहब, आप जब वहाँ पे मौजूद थे, ये भी सर्दियों का सीज़न है, वहाँ पे सख्त ठंड भी है और आगे चंद हफ्तों के बाद माह मुबारक की आमद है, रमज़ान शरीफ की आमद है। क्या सूरत हाल वहाँ पे होगी माह रमज़ान में उन परेशान हालों की? हम लोग, मैं शिकागो से गया था, जो कि काफी, जहां पर बर्फबारी वाला वो है शहर है, और हसन कनाडा से आया था, जो कि हम दोनों का वहां पर बुरा हाल हो गया था सर्दी से। क्योंकि वहां पर, यहाँ हम लोग ये रियलाइज नहीं करते कि ठीक है ये दो सर्द मुकाम है, लेकिन हमारे पास हीट हर जगह है, गाड़ी में हीट है, घर में हीट है, तो हम सिर्फ गाड़ी से लेके घर तक जाते हैं, वो हमारी जो सर्दी है बस वो स्पैन ऑफ पीरियड की है। जब हम लोग मस्जिद में रह रहे थे, वॉशरूम भी एक ब्लॉक दूर था, और जो है ना जो टेंट्स हैं वो इतनी पतली हैं, जिसमें जो है ना लोग रह रहे हैं, कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वहां पर जो है ना कि सर्दी। और मैं मुझे बहुत बुरा लग रहा था, हम लोग सॉक्स जैकेट्स हम लोग जब बांट रहे थे लोगों को, तो मैं बुरा लग रहा था कि इतना जो है ना वहां पर एल्डरली लोग हैं जिनके पास जैकेट नहीं है, बच्चे नंगे पैर जो है ना बाहर वो है। हम लोग ने सॉक्स पहन के भी हमारा बुरा हाल हो रहा था, सॉक्स और स्नो जूते पहन के भी बुरा हाल हो रहा था हम लोग। अल्लाह रहम फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनको इस आज़माइश से निकाले और हमसे भी जो है वो हमें ज़रिया बना दे उनको उनकी आज़माइश से निकालने का। मुझे ये बताएं कि आप जब वहाँ पे गए तो आपने कहा कि आपने जैकेट्स बांटे, कंबल बांटे, मैट्रेसेस बांटे, और लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सामने ज़ाहिर है अपने जिस्म को तो ढांपने, लेकिन खाने का क्या इंतज़ाम है? आप लोग वहाँ क्या कर पाए? तो खाने का जो है ना, हम जब लोग को बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई हमें एक ही टाइप की मील मिल रही है, बस दैट्स इट। क्योंकि वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह में सूप, दोपहर में वो मटन या चिकन, और शाम में वो, और बच्चों को फ्राइज, दैट्स इट। तो वहां पर उनके पास वो, और जो किचन जहां पर आप जहां पर जाके हम खाना पिक कर रहे थे, वो इतने बिजी हैं, क्योंकि सिर्फ गिने चुने किचन है, और वो बस वो भी 24 आवर्स बस चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को खाना है, और ऑप्शंस लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस उनको ये जो भी उनको मिल रहा है बस उससे ही उनको गुजारा करना है। जो उनको मिल रहा है उसी से गुजारा करना है। जब आप लोगों ने वहाँ पे, मैंने देखा और ये नाज़रीन भी स्क्रीन पे देख रहे होंगे अपनी, कि जब आप वहाँ पे वो जो गोश्त वाले चावल, जो पुलाव था, जब आप वो तकसीम कर रहे थे, वो क्या चीज़ थी और कितने लोगों ने वो खाया? तो वो हमने जो है ना वो एक किचन से पिक किया था, जहां पर वो जैसे आप बोलते हैं ना मील ऑफ द डे, जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है, वो किचन का हाँ। वो मील ऑफ द डे था बेसिकली। तो वो हमने पिक किया, करीब उससे हमने 200 फैमिलीज को उस दिन जो है ना हमने वो सर्व किया, 200 फैमिलीज को। मस्जिद के 2 सेक्शन है, ऊपर के और नीचे के। तो आपने जो वीडियो में देखा वो सिर्फ ऊपर का सेक्शन था, नीचे भी पूरा सेक्शन, उससे ज्यादा लोग थे उसमें। तो वो माशाल्लाह नीचे भी माशाल्लाह। हमने मस्जिद में किचन बना हुआ है, और वहां पर भी हमने तकसीम किया उसको। तो जब वहाँ पे ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल मौजूद थी, पहले ही चंद दिन थे, अब तो हमारे और भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं और भी पैसे जा रहे हैं, एड जा रही है,
तो आपने और बहुत सारी दुनिया भर की चैरिटीज को वहां पे देखा, तो आपको क्या लगा, वो मुनज़्ज़म अंदाज से काम हो रहा है या ओवरलैपिंग और वेस्टेज हो रहा है? जी, टर्की में जिस जिस टाइम पे मैं गया था, तो उस टाइम पे जो है ना बहुत सी एड आ रही थी टर्की में। टर्की में एड आ रही थी और जो है ना हमने हमने दूसरे रेस्क्यू टीम्स ये वो सब हमने देखा। तो अब जब इस तरीके का माहौल होता है, नथिंग इज़ ऑर्गनाइज्ड, क्योंकि जो है ना कोई भी रेडी नहीं था इसके लिए। तो अब जो भी अब चैरिटी जैसे ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल वो जो भी कर सकते थे वो कर रहे हैं, क्योंकि किसी दिस इज ये सिचुएशन नहीं है जहां पर, क्योंकि टर्की इतना एडवांस मुल्क है। जी। जब हम लोग वहां गए वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम लोग कोई कोई ऐसी कंट्री में आगे जहां पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारा फोन नहीं चल रहे थे, कई कई जगहों पे हमारे फोन नहीं चल रहे थे। तो इस तरीके के चैलेंजेस है। तो और जो चैरिटी जो HCI वो कर रही थी जितना वो कर सकते हैं, लेकिन सीरिया का इससे भी बुरा हाल है, क्योंकि वहां पर तो उनके पास जहां पर हम लोग टर्की में क्रेन्स देख रहे थे कि क्रेन से उठा के टर्की में वो लोग बकेट्स यूज कर रहे थे। सीरिया में हाँ, अल्लाह उनके खैर पास करे। शवल्स भी नहीं थे कि लोगों को निकाल सके वो लोग। माय गॉड। ये बताएं कि जब आप तो अमेरिका से तुर्की जा रहे थे तो आपके अपने इमोशंस आपके क्या थे, आपके फैमिली के जज्बात क्या थे, और जो है वो किन बेसिस पे आपने ये फैसला किया कि मुझे फौरी तौर पे अमेरिका से तुर्की जाना चाहिए? ये जो जब ये हुआ तो मैंने हसन को मैसेज किया। मैंने कहा मुझे आप लिंक बना दो ताकि मैं हेल्प करना शुरू कर दूं। मैं सोच रहा था, मैं लिंक बनाया। मैंने बोला कि यार मुझे दिल कर रहा था कि जाके मैं खुद हेल्प करूं, आपका भी करता होगा जब आप देखते हैं ये सब चीजें। आप काश मैं वहां होता तो मैं हेल्प करता। आप देख रहे हैं कोई एक एक बाप जो है ना रो रहा है कि मेरी बच्ची उसके उसके नीचे, उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा। ऐसी ऐसी वीडियोस आई हैं कि वो जो है ना एज अ फादर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि भाई अगर मेरा बच्चा होता तो मैं कैसा कैसा फील होता। उतने में मेरी बच्ची जो कि यहाँ पर एक मुस्लिम स्कूल जाती है, उसने वो घर आई और उसने बोला कि अब्बू टर्की में जलजला है, यू शुड गो। उसने ऐसे ही बोला कि यू शुड गो हेल्प। तो मैंने बोला ये अल्लाह की तरफ से मेरी मेरी बेटी बोल रही है कि भाई मुझे जाना है। और मैंने कहा मैं अगर जाऊंगा तो मैं अपनी बेटी के लिए जो जो मैं चाहता हूं कि वो भी लीडर बने फ्यूचर में। दिस इज अ गुड एग्जांपल कि उसने बोला और मैं चला गया। तो ये इस तरीके से जो है ना मैंने हसन को कॉल की और मैंने HCI को कॉल की और मैंने बोला प्लीज मेक दिस अरेंज कर दो, क्योंकि वो लोग क्योंकि ये इमरजेंसी का स्टेट है। तो मुझे उम्मीद कम थी कि कुछ बनेगा, लेकिन मुझे भरोसा था। और HCI मैं उनको प्रॉप्स देता हूं कि उन्होंने विद इन 24 आवर्स मेरा अरेंजमेंट कर दिया और टीम वहां पर हमारे लिए तैयार कर दी कि वो हमें पूरा गाइड कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये जो गुफ्तगू है, ज़ाहिर है ये सुन के इस चीज़ का एहसास होता है कि नीड कितनी बड़ी है। दो नाजरीन, आप और मैं, हर शख्स जो है वो ग्राउंड पर नहीं जा सकता। कुछ लोग ही होते हैं जो अपना वक्त निकाल पाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनको चुनता है और वो वहाँ जाके आपकी आवाज़ बनते हैं, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वो जो आपका दिया हुआ सदका, आपकी ज़कात, आपके जो अतियात हैं उनको बेनिफिशरीज तक, लास्ट माइल तक पहुँचाने वाले ज़रिया होते हैं। नाज़रीन, ये अल्लाह ने हमें इस आजमाइश से गुजारा है कि जब आप ये शो देख रहे हैं, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, और अगर अभी तक आपने अपने तुर्की और सीरिया में जो भाई बहन इस जलजले की आफत का शिकार हुए हैं, अगर आप अभी तक उनका बाजू नहीं बने हैं, तो ज़रूर अपने आप से सवाल कीजिए कि आपने ऐसा अमल अब तक क्यों नहीं किया। देखिए, अभी भी हमारे पास वक्त मौजूद है। जब तक हम जिंदा हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अमल की ताकत अता फरमाई हुई है, और वो ये नहीं देखेगा कि आपने क्या दिया, वो ये देखेगा कि आपने किस सोच से दिया। रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया आज इस शो में, और ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल के साथ आपने इतनी बड़ी एफर्ट की और ग्राउंड भी गए। जाते जाते आप कुछ कहना चाहें? मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह आपकी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो है ना कोशिश करें जितना आप हेल्प कर सकते हैं। अगर अवेयरनेस फैला सकते हैं, जो है ना खुद अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड से डोनेशन कलेक्ट करके भेज सकते हैं तो वो बहुत आगे जाने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। नाजरीन, इसी बात पे प्रोग्राम का आज अख्तिताम करते हैं कि जो मुझे और आपको जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो नेमतों से नवाजा है, हमें माल अता किया है, हमें जो है वो ताकत अता की है, इन्फ्लुएंस अता किया है। नाज़रीन, अगर आज हम अपने सोफ़ों पर बैठ के
और अपने दोस्तों के साथ अपनी जो है वो शामों को एंजॉय करके ज़िंदगी गुजार लेंगे, गुजर तो जाएगी, लेकिन कल जब मुझसे और आपसे पूछा जाएगा कि जब आपके भाई बहन मुश्किल का शिकार थे तो आपने उनके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी, तो नाज़रीन मुझे नहीं पता कि मैं और आप उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब देंगे। नाज़रीन, आज ये हमारे भाई बहन तुर्की में और सीरिया में हैं, कल ये मैं और आप भी हो सकते हैं। अमेरिका, कनाडा या पाकिस्तान या इंडिया, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं दोस्तों, कोई भी जगह अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश से खाली नहीं है और निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला का ही है और गालिब उसी ने होना है। तो अल्लाह की पनाह मांगे, और जब अगर किसी की सपोर्ट करने का मौका आपके सामने मौजूद हो तो आपको तवज्जो दिलाने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको ख़ुद से आगे बढ़ना चाहिए। इस पैगाम को ख़ुद भी आप अपनाएं और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ कि वो लोग जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, तो तुर्की और सीरिया के दोस्तों को, उन भाई बहनों की मदद के लिए ज़रूर करें। आगे माह मुबारक रमज़ान शरीफ की भी आमद है, आपने अपनी ज़कात और अतियात भी निकाल लें। रमज़ान शरीफ का इंतज़ार ना कीजिए, अपने अतियात आज दे दें, अल्लाह तबारक व तआला आपको उस माह मुबारक में चैरिटी करने का सवाब आपको आज ही अता फरमा देगा। लेकिन शायद अगर मैं और आप 3 हफ्ते और इंतज़ार करें तो वो जाने हम ना बचा सकें कि जो मेरे और आपकी मदद की मुंतज़िर है। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप पे आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जहाँ पे इसी तरह मेरे और आपके बच्चे जब अपने लॉन में खेलते नज़र आते हैं, एक दिन वो आएगा कि ये बच्चे अपने पैरों पर दोबारा खड़े होंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।